हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th की ज्योग्राफी का जो कल का आपका पेपर होने वाला है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम समझने वाले हैं कि आखिर क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। आप लोगों को बस इस वीडियो को देख के जाना है, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल के पेपर में फंसेंगे ज़रूर। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है कि क्या, कहाँ और क्यों वर्गों के प्रश्नों का वर्णन कीजिए जिनका उत्तर भूगोल देता है। या आपको प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है, किस आधार पे हम कह सकते हैं कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। आप किस तरीके से कह सकते हो। तो बच्चों देखो, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है क्योंकि विज्ञान में भी क्या होता है, हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, क्या, कहाँ और क्यों। अब इसका मतलब क्या होता है क्या, कहाँ, क्यों का। एक है ना, इसको एग्जाम्पल में समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है एग्जाम्पल वाइज। सपोज करो कि क्या है, कोई पहाड़ है, लेकिन हम तो पहले तो हमें ये नहीं पता, हम डायरेक्टली किसी मनुष्य ने अगर किसी पहाड़ को देखा होगा तो डायरेक्टली तो उसने ये नहीं कहा होगा भाई ये पहाड़ है, माउंटेन है। सबसे पहले तो उसे यही समझ में आया होगा ना भाई ये क्या है, ठीक है ना। फिर उसने क्या किया, फिर दूसरा उसके विस्तार पता किया होगा कि आखिर ये कहाँ तक फैला हुआ है। तो हमें क्या मिल गया प्रश्न का जवाब, दूसरा हमें कहाँ, यानी वो पर्वत का जो विस्तार है वो कहाँ तक है। और तीसरा आखिर ये पर्वत बना क्यों। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तन के सिद्धांतों में मैंने बताया था, ठीक है ना। तो देखो इससे क्या होता है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है बच्चों, जो भूतल की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से संबंधित होता है उससे हम क्या का के संबंधित क्या में निरूपित करते हैं। नेक्स्ट आता है कहाँ। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होता है, यानी वो कहाँ तक फैला हुआ है, कोई पहाड़ है, पर्वत है, झरना है या कोई संस्कृति है, आखिर उसका विस्तार कहाँ है। इसमें हम क्या है कहाँ से संबंधित करते हैं। और तीसरा आता है क्यों। प्रश्नों का तीसरा वर्ग व्याख्या और तत्वों के बीच क्या करता है, कारण बताता है, ठीक है ना। क्यों का उत्तर देता है और भूगोल के प्रश्नों का ये तीसरा वर्ग है, इसे ही वैज्ञानिक स्वरूप माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं बच्चों भूगोल की शाखाओं के बारे में। आखिर भूगोल की शाखाएं, तो बच्चों भूगोल की 4 शाखाएं होती हैं। पहला होता है भू आकृतिक विज्ञान। इसमें हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों के बारे में जानते हैं, जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, घाटियाँ, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसे भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरा आता है बच्चों जलवायु विज्ञान। अब जलवायु विज्ञान का मतलब क्या होता है बच्चों, जो क्या होता है बच्चों, जैसे तापमान, वायु दाब, पवन, ठीक है ना, आदि से संबंधित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब जलवायु विज्ञान कहते हैं। तीसरा आता है बच्चों जल विज्ञान, जो जल से संबंधित होता है, जैसे यानी नदियों में, महासागरों में रहने वाले, जैसे महासागर हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, हिमानी हो गया, जलवाष्प द्वारा जो मानव जीवन को क्या करता है, जो जल की भूमिका होती है उसका अध्ययन करते हैं, उसे जल विज्ञान कहते हैं। कि मानव जीवन में अगर बात की जाए नदियों का, झीलों का, हिमानियों का, महासागर का, जलवाष्प का, आखिर इसका महत्व क्या है ना बच्चों। और मृदा भूगोल में क्या आता है, हम विभिन्न प्रकार की मृदा के बारे में बात करते हैं, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है और कौन सी मृदा ज़्यादा उपजाऊ होती है या कौन सी मृदा कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम मृदा भूगोल में करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सी उपशाखाएं होती है। पहला तो समझ लो, अगर बात की जाए भूगोल, तो भूगोल के बच्चों 2 प्रकार होते हैं, एक होता है मानव भूगोल, एक होता है भौतिक भूगोल। क्लास 11th में आप क्या पढ़ रहे हो, यानी भौतिक भूगोल के बारे में ही पढ़ रहे हो। वर्ल्ड में हम लोग बात करेंगे मानव भूगोल के बारे में। तो मानव भूगोल के बारे में हम किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि आपका सांस्कृतिक भूगोल हो गया, सामाजिक भूगोल हो गया, जनसंख्या हो गया, नगरीय हो गया, ग्रामीण, आर्थिक, मनुष्य कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप करता है पैसा कमाने के लिए, ठीक है, और राजनीतिक भूगोल हो गया। ये सारे के सारे मानव भूगोल की क्या है बच्चों, क्षेत्र हैं। इसके साथ औद्योगिक भूगोल हो गया, कृषि भूगोल हो गया, व्यापार और परिवहन भूगोल, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि हमें भूगोल का अध्ययन करना क्यों चाहिए, क्या इससे फ़ायदा होगा। तो बच्चों, अगर हम भूगोल का अध्ययन करेंगे तो हम मानव समाज में जो अलग अलग विभिन्नताएं होती है उनको हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जैसे अगर बात करूं कि उत्तरी अमेरिका के लोग और भारतीय लोगों में कुछ ना कुछ तो अंतर दिखाई देगा ही, ठीक है। तो इन विभिन्नताओं का बारे में हमें कौन बताता है बच्चों, भूगोल बताता है। और इससे क्या होता है, वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना को प्रबल मिलता है या मजबूत होता है। दूसरा, इससे क्या होती है बच्चों, भूपृष्ठीय विविधताओं को हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, कि विभिन्न मतलब भूपृष्ठ पर कौन कौन सी विविधताएं हैं, कौन कौन से जीव हैं, जंतु हैं, इन सब चीज़ों को हमें अध्ययन करना है तो हमें भूगोल पढ़ना पड़ेगा।
मानचित्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं बच्चों, वास्तविक पृथ्वी को जान सकते हैं हम लोग कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, ठीक है ना। इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें भूगोल के विषय का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है ना। और इससे व्यापार में भी क्या होता है, बढ़ोतरी होती है अगर आप भूगोल के बारे में जानेंगे। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए अगर बात करूँ, हमारे भारत की दक्षिण भारत की तट रेखा है, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा बंदरगाहों का विकास कहाँ हुआ, पश्चिम में हुआ। पूरब में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ क्या होती हैं, जो उतनी उपयुक्त दशाएं यहाँ उपलब्ध नहीं है जो पश्चिमी दशाओं में, इसीलिए यहाँ बहुत सारी प्रकार की क्या है बच्चों, क्या पाए गए हैं, मतलब पत्तन या बंदरगाह पाए गए हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में आखिर अंतर क्या होता है। यह आपसे प्रश्न साधारण में ऐसे पूछ सकता है, भूगोल के 2 प्रमुख उपागमों का वर्णन कीजिए। तो देखो बच्चों, क्रमबद्ध भूगोल में हम क्या होता है, देखो क्रमबद्ध भूगोल में क्या होता है, ये जर्मन भूगोल वेता थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन और हम्बोल्ट ने क्या किया था, क्रमबद्ध भूगोल यानी सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के बारे में बताया था। इन्होंने ये बोला था क्रमबद्ध भूगोल में क्या होता है, एक किसी विशेष भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई सपोज करो कि अगर उत्तराखंड में कोई पहाड़ है, तो मेन किसी पहाड़ के बारे में अध्ययन, यानी एक पहाड़ है और पहाड़ वो किस तरीके से बना, उनके सभी तत्वों का अध्ययन सीक्वेंस वाइज करना ही क्या कहलाता है, क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। और क्रमबद्ध भूगोल क्या करता है, क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है, किसी क्षेत्र का समाकालित रूप क्या करता है, प्रस्तुत करता है, ठीक है। और ये राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है और इसमें खोज होता है, तथ्य होता है, ये क्या करता है, प्रस्तुत करता है। प्रादेशिक भूगोल वर्ड से समझ में आता है, जो किसी प्रदेश के बारे में बताए, ठीक है। इस विचारधारा को किसने दिया था, कॉल रिटर ने दिया था, ठीक है ना। प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है, यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र या प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी उधर कोई पहाड़ है, जैसे कोई गांव है, तो गांव में आसपास में कौन कौन से पहाड़ हैं, नदियां हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, प्रादेशिक भूगोल में करते हैं। और प्रादेशिक भूगोल एकांकीय रूप प्रस्तुत करता है। ये विधि क्या होती है बच्चों, भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है, ठीक है। और इसमें बात की जाती है कि आखिर वातावरण का और मानव का आखिर क्या संबंध होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित संकल्पनाएं क्या थी, आखिर पृथ्वी का उत्पत्ति हुई कैसे। तो पहला है बच्चों निहारिका परिकल्पना। इस परिकल्पना के जनक थे इमैनुअल कांट। उन्होंने बताया कि भाई ग्रहों का जो विकास हुआ है ना, वो घूमते हुए बादलों से हुआ है, ठीक है, घूमते हुए क्या हुआ है, बादलों से हुआ है, ठीक है। दूसरा है लाप्लेस। इन्होंने क्या किया था, इस परिकल्पना में बदलाव किया था। उन्होंने ये बोला कि जो ये निहारिका है, निहारिका के मध्य के भाग को इसे क्या कहते हैं बच्चों, नेबुला कहते हैं। इसका क्या हो गया था, कोण क्या हो गया था, बढ़ गया था, ठीक है ना। और धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ जो छोटे छोटे ग्रहों का धीरे धीरे क्या हो गया, निर्माण होने लगा था। और यही ग्रह धीरे धीरे मिलते हुए क्या बन गए, बड़े ग्रहों का रूप ले लिया। तीसरा है चैम्बरलेन और मोल्टन। इन्होंने तो एक अलग ही विचारधारा दी थी। इन्होंने ये बोला कि सपोज़ करो सूर्य है और सूर्य से क्या हुआ, पास से एक अन्य तारा गुजरा, ठीक है, जिसके कारण सूर्य का कुछ जो भाग है वो बाहर की ओर निकल गया और भविष्य में जाकर यही क्या बना, ग्रह बने, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, आखिर ग्रहों के निर्माण की प्रमुख अवस्थाएं क्या थी। तो ग्रहों के निर्माण की अगर प्रमुख अवस्थाएं बात की जाए, तो पहली अवस्था में हुआ क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ था, क्रोड का निर्माण हुआ था, ठीक है। यानी क्रोड, आपको पता है हमारी पृथ्वी देखा जाए तो 3 लेयर्स में बांटा गया है। पहले आता है क्रोड, फिर मेंटल और फिर आता है परपट्टी। तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, क्रोड का निर्माण हुआ था, जिसके चारों ओर क्या था, गैस और धूलकण क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, ठीक है। दूसरी अवस्था में थोड़ा सा चेंज हुआ। इसमें हुआ क्या बेसिकली कि बादल संघनित होकर क्या हो गए, क्रोड के आसपास क्या हो गए, छोटे छोटे गोलाकार पिंड विकसित होने लग गए और इन्हीं पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रहाणु कहते हैं। और बाद में यही छोटे छोटे ग्रहणु है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जैसे एक ग्रहणु ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो छोटे छोटे ग्रहणु थे ये आपस में जुड़ने लग गए और यही बाद में क्या बन गए, पिंड बन गए। और यही क्या हुई थी, ग्रहों की तीसरी क्या थी, अवस्था थी। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में आखिर अंतर क्या होता है। अगर बच्चों, अगर हम लोग अपने अपने सौर मंडल को देखें, तो सौर मंडल में सबसे बड़ा तारा कौन सा है, सूर्य है। सूर्य के बाद आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, ठीक है। इसके बाद आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो ये जो 4 ग्रह होते हैं ना, जो सूर्य के पास होते हैं, 4 ग्रह, इन्हें कहते हैं बच्चों आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं इन्हें, आंतरिक ग्रह। आप इन्हें आंतरिक ग्रह भी कह सकते हो या पार्थिव ग्रह भी कह सकते हो, पहली बात। दूसरा,
इसके बीच में ना बच्चों ये वाला जो मैंने एक बना रखा है इसे क्षुद्र ग्रह प्लेट कहते हैं या बेल्ट कहते हैं। तीसरा, इन ग्रहों का निर्माण क्या हुआ है बच्चों? ठोस चट्टानों से हुआ है। चौथा, इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। पांचवा, जो आंतरिक ग्रह होते हैं बच्चों आकार में छोटे होते हैं, ठीक है ना, और टेम्परेचर तो नॉर्मल होता है, यहाँ मनुष्य रह सकता है, ठीक है ना, मनुष्य के रहने लायक हैं। घनत्व ज़्यादा है, ठोस चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। और ये वाले जो 4 ग्रह होते हैं इन्हें कहते हैं बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह कहते हैं, ठीक है। इनका निर्माण क्या हुआ? गैसों से हुआ है। ये सूर्य के प्रभाव से बहुत दूर हैं और इन पर हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैसें हैं यहाँ, ठीक है। और इसके साथ साथ इधर बाहरी ग्रहों का निर्माण गैसों से तो हुआ है, घनत्व इनका कम है और आकार बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर बात की जाए हमारे मिल्की वे या आकाश गंगा में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, ठीक है, जिनमें लाखों अगर देखा जाए पृथ्वी जो है ना उसके समा सकती, इतना बड़ा है। तो याद ना, जो जोवियन ग्रह होते हैं वो आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं, इन पर जीवन संभव नहीं होता, ठीक है। और इन पर टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम होता है, ठंडी ज़्यादा होती है, तो मानव के निवास के लिए तो है ही नहीं। चलो, तो ये होता है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों में अंतर। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्मांड के विस्तार यानी बिग बैंग के सिद्धांत के बारे में। अब बिग बैंग का सिद्धांत है क्या, ठीक है। तो बच्चों हुआ क्या था? बिग बैंग का सिद्धांत 1920 में एडविन हब्बल ने दिया था। इन्होंने ये कहा, ठीक है ना, ये तो थोड़ी बात है, यहाँ से मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन बात पे आते हैं। इन्होंने ये कहा कि हमारे जो ब्रह्मांड का जो विकास हुआ है ना, एक छोटे से परमाणु के कण से हुआ है, एक छोटे से एटम से हुआ है, ठीक है ना। इसका आयतन क्या था? बहुत ज़्यादा सूक्ष्म था, ठीक है। लेकिन क्या था? जो घनत्व था वो बहुत ज़्यादा था और तापमान भी बहुत ज़्यादा था। तो ज़्यादा तापमान बढ़ने के कारण क्या हो गया था? इसके अंदर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। घनत्व का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जितना ज़्यादा सॉलिड होगी उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होता है। और जैसे अगर बात की जाए गैस का जो घनत्व सबसे कम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट के केवल 1 सेकंड के अंदर ही क्या हो गया? हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। और उस टाइम पे जो तापमान ये जो बिग बैंग हुआ था ये आज से करीबन 3 लाख वर्ष के दौरान हुआ था और टेम्परेचर जो था 4500 केल्विन तक घट गया था, ठीक है ना, कम हो गया था। और परमाणुीय पदार्थों का क्या होता? निर्माण हुआ था, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ? हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। मैंने उस समय भी समझाया था वीडियो में। अब तुम सोचो एक परमाणु के कण से हमारे ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो सकता है? तो कॉमन सी बात है, एक गुब्बारा लो, उस पर डॉट डालो और जब गुब्बारे को फुलाओगे तो कॉमन सी बात है जो आपने जो उस पर डॉट लगाया था उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसी तरीके से हमारा ब्रह्मांड भी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका भूकंप क्या होता है, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र क्या होते हैं और आखिर इसकी परिणाम और तीव्रता कैसे मापी जाती है। पहले बात करते हैं भूकंप का अर्थ क्या होता है। एक तरह से पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होना, है ना, पृथ्वी में कंपन होना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अचानक जो झटके होना ही भूकंप कहलाता है। पृथ्वी में कंपन अनेक कारणों से होता है। देखो, जहाँ से ये कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है ना, या भूकंप उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं यानी फोकस कहते हैं उसे। और जहाँ ये जैसे भूकंप जहाँ सबसे पहले 90 डिग्री पर जाएगा तो जहाँ सबसे पहले ये फोकस जहाँ सबसे पहले पहुँचेगा उसे कहते हैं एपी सेंटर कहते हैं यानी अधिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है। और ये लंबवत होता है। क्या होता है बच्चों? लंबवत। इसके साथ साथ भूकंप को जो तीव्रता होती है उसको रिक्टर स्केल से मापा जाता है। किसके से मापा जाता है? रिक्टर स्केल से मापा जाता है। इसकी तीव्रता 1 से लेकर 10 के बीच में होती है, ठीक है। और 8-9 वाला तो पूरा उजाड़ देगा लोगों को, ठीक है, ठीक है। और तो ये चीज़ें होती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कालडेरा। अब बात करते हैं कालडेरा। घर में कढ़ाई है तुम्हारे? हाँ तो ज़रूर होगी, तो इसे ये कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है? नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो कोई भी ज्वालामुखी क्या होता है? ऐसे फव्वारे की तरह बाहर से निकलता है, लेकिन ये कालडेरा अलग ही है। ये क्या होता है कि ये इतनी ज़्यादा विस्फोटक ढंग से फटता है ना कि अपना पूरा का पूरा क्या होता है? मुख ही फाड़ लेता है और एक बड़ा सा ढांचा बन जाता है और इससे ही क्या कहते हैं? कालडेरा या बड़ी कढ़ाई कहा जाता है। आसान क्वेश्चन था, मुझे पता है, कर लोगे, देख लो वीडियो को। चलो नेक्स्ट बात करते हैं प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे होती क्या। अब तुम बोलोगे प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे आखिर ये क्या मतलब है? तो देखो बच्चों, भूकंप के बारे में तो समझ में आ गया। तो भूकंप 2 प्रकार का होता है। एक होता है मतलब भूकंप का मतलब तरंग होती है ना, और तरंग क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भूगर्भिक तरंगे और एक होती है धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे क्या होती हैं? जो पृथ्वी की अत्यंत गहराई से उत्पन्न होते हैं। और भूगर्भिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, याद रखना, पी तरंग और एस तरंग। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है?
तो देखो पी तरंग क्या होते हैं, तेज गति से पहली बात तो चलती हैं, बहुत तीव्र गति से चलती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, इसीलिए इसे प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। दूसरा, पी तरंगें क्या होती है, ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं ये, ठीक है, और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं, ठीक है ना, गुजर सकती है। और पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा की क्या होता है, समान होती है, ठीक है। एस तरंगे थोड़ी क्या होती है, धीमी गति से चलती हैं और एस तरंगे पी तरंगों के बाद पहुंचती है, इसीलिए क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगे कहते हैं, ठीक है। ये सागरीय तरंगों की तरह होती हैं और ये केवल ठोस में चल सकती है, ठोस में गुजर सकती है, ठीक है। और एस तरंगों की कंपन की दिशा समकोणीय होती है, ठीक है, और ये शैलों के उभार और गर्तों से क्या होती है, उत्पन्न होती हैं। अब बात करते हैं आखिर जब भूकंप आएगा तो होता क्या है, तो कॉमन सी बात है, जब भी भूकंप आएगा तो ज़मीन हिलने लग जाएगी, धरातलीय विसंगतियाँ होगी, भूस्खलन हो जाएगा, मृदा द्रवण हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ मृदा द्रवण हो जाता है, धरातलीय विसंगतियाँ हो जाती है, हिमस्खलन यानी बर्फ़ का गिरना, ठीक है, बांध का टूटना, ठीक है, ढांचों का ध्वस्त होना, आग लग जाती है, बर्तन गिरने लग जाती है, ये सारे क्या होते हैं, भूकंप के प्रभाव होते हैं, ठीक है। रात देखा भी हो जब भूकंप आता है। चलो अब बात करते हैं कि आखिर भूकंप के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है जैसे विवर्तनिकी भूकंप। ये विवर्तनिकी भूकंप क्या होते हैं बच्चों, चट्टानों के सरक जाने से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट एक दूसरे के जब टकराते हैं तो इस प्रकार का क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है, जिसे विवर्तनिकी भूकंप कहते हैं। दूसरा होता है ज्वालामुखी भूकंप। ये भूकंप उन क्षेत्रों में ज़्यादा आता है बच्चों जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। और सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार में बेरन द्वीप, ठीक है, जब फटता है तो आसपास लोग को जो होते हैं ना वो डर जाते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नियात भूकंप। अब नियात भूकंप का मतलब क्या होता है बच्चों, जब ज़्यादातर खनन किया जाता है, खुदाई की जाती है, जो भूमि होती है ना, भूमिगत खानें जो होती हैं वो ढह जाती हैं, जिससे आसपास में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, इसे नियात भूकंप कहा जाता है। नेक्स्ट आता है विस्फोटक भूकंप। कभी कभी जो होते हैं जैसे परमाणु हो गया, रासायनिक विस्फोट जब होते हैं ना बच्चों, जैसे कि कोई मतलब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है, कोई परमाणु परीक्षण किया जाता है, तो जब ये फटता है तो आसपास भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, इसे विस्फोट भूकंप भी कहा जाता है या रासायनिक भूकंप भी कहा जाता है। और बांध जनित भूकंप साधारण जानते हो, बांध बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं जहाँ होते हैं वहाँ बांध जनित भूकंप आते रहते हैं। उदाहरण के लिए ये माना जाता है, जैसे लातूर एक जगह है, तो लातूर में जो भूकंप आया था वो क्या होता है, नदी पर बांध के टूटने से ही आया था। लातूर आई थिंक शायद महाराष्ट्र में है। एक मूवी था ना कि चुप चुप के मूवी का नाम था, तो उसमें जब वो कॉमेडी में कहते हैं ना लातूर लातूर। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत क्या है, पृथ्वी के बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष स्रोत। अब भाई प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब होता क्या है बच्चों, यानी ज्वालामुखी, क्योंकि ज्वालामुखी क्या होता है, पृथ्वी के क्रोड से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। दूसरा आता है खनन या खोदकर, ज़मीन खोदकर भी पृथ्वी की आंतरिक गहराई के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब सोचो ना, अगर बात करूँ तो मतलब परपट्टी से मेंटल तक की दूरी कितनी है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। अगर इतना बात की जाए तो इतनी गहराई तो ज़्यादा है, इतना खोद पाएंगे क्या, नहीं खोद पाएंगे। तो याद रखना, आज तक हम पृथ्वी के केवल 12 किलोमीटर के अंदर ही जा चुके हैं, यानी 12 किलोमीटर तक ही केवल खुदाई की जा चुकी है। और 12 किलोमीटर कहाँ खोदा गया था, यानी आर्कटिक ओशन में खोदा गया था रूस के द्वारा। 12 किलोमीटर के बाद मशीनें गलने लग गई थी, अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी, तो प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था, ठीक है। कोला नामक जगह पर खोदा गया था। अप्रत्यक्ष में क्या आता है बच्चों, जैसे कि तापमान, दबाव, घनत्व, इनमें अंतर। जब हम खुदाई करेंगे तो कॉमन सी बात है, पृथ्वी की आंतरिक गहराई में जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा कि क्रोड है, दाब भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा, तो इससे पता चल जाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार है। और गुरुत्वाकर्षण बल, भूकंपीय, इन सब से क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ज्वालामुखी कहते किसे हैं और ज्वालामुखी के प्रकार क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है, यानी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है। आकस्मिक का मतलब क्या, किसी को पता नहीं कब फट जाए। इससे क्या होता है, जो भूपरपट्टी है उस पर अचानक विस्फोट हो जाते हैं, जिससे लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर, ये सारी चीज़ें बाहर निकलते हैं। इसे ज्वलखंडिष्म कहा जाता है। और इन सभी वस्तुएं जो होती हैं ना बच्चों, या पदार्थ जो होते हैं, जहाँ से निकलता है उसे निकास नलिका कहा जाता है, या क्रेटर कहा जाता है, ठीक है, या छिद्र कहा जाता है, या विवर कहा जाता है। इस तरीके से नाम से जाना जाता है।
अब ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होता है, उद्भेदन होता रहता है, यानी लावा जो है वो बाहर निकलता रहता है और इसका मुख हमेशा क्या होता है, खुला रहता है और कभी भी ये फट सकता है। जैसे उदाहरण के लिए इटली का एटना ज्वालामुखी, पटना यहाँ लिख दो, पटना मत समझना, इसका एटना ज्वालामुखी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। बच्चों इस प्रकार के ज्वालामुखी इस प्रकार के होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक विस्फोट नहीं होते हैं या उद्भेदन की क्रिया नहीं होती, लेकिन संभावना बनी रहती है। अगर जिस टाइम फटते हैं ना तो इससे काफ़ी लोग मारे जाते हैं, जन धन की हानि काफ़ी ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए इटली का विसुवियस ज्वालामुखी इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट आता है विलुप्त ज्वालामुखी। अब भैया विलुप्त तो विलुप्ति है वो, यानी वह ज्वालामुखी जिसके भविष्य में फटने की कोई संभावना नहीं है, उस प्रकार के ज्वालामुखी को विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, जैसे कि म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है बच्चों, वैगनर ने महाद्वीप विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी बताया है। तो बच्चों देखो महाद्वीप जो थे ना, महाद्वीप आपको पता है कि सारे महाद्वीप एक ही स्थान पर थे। इसी भाग को क्या कहा था, पेंजिया कहा जाता था, और आसपास के भाग को पेंथालासा कहा जाता था। लेकिन आखिर ऐसा अचानक में हुआ क्या कि सारे के सारे महाद्वीप क्या हो गए, एक जगह से हट गए या अलग अलग जगह हो गए। तो पहला पोलर फ्लाइंग बल कहा जाता है। पोलर फ्लाइंग बल का मतलब क्या होता है बच्चों, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूम रही थी और घूमते घूमते क्या हुआ है, पृथ्वी के ऊपर जो महाद्वीप है वो टूट गए और जिसके कारण क्या हो गए, वो घूम घूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक गए। दूसरा आता है ज्वारीय बल। ये कहा जाता है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा ज्वार भाटा उत्पन्न हुआ और ये ज्वार भाटा ने क्या किया, विस्थापन कर दिया, यानी प्लेटों को तोड़कर विस्थापित कर दिया। तो 2 बल कहा है वैगनर ने, अल्फ्रेड वैगनर का पूरा नाम है। अब वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में क्या कहा है। देखो बच्चों थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, लेकिन मैं इजी शब्दों में समझा रहा हूँ। वैगनर ने क्या है, महाद्वीपों को गतिमान बताया। मतलब जो महाद्वीप है ना, जो शियाल के बने महाद्वीप हैं, ये फ्लो कर रहे हैं किस पर, महाद्वीप उस पर क्या नाम है, समुद्र पर। और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप एक स्थलीय प्लेट है का हिस्सा है और ये सारा का सारा प्लेट क्या है, गतिमान है। इन्होंने एक प्लेट को बोला और इन्होंने सभी प्लेटों को बोला, ठीक है। वैगनर के अनुसार शुरू में सारे के सारे महाद्वीप जो थे ना वो एक ही भाग के हिस्सा थे, जिसे क्या कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था। जबकि बाद की खोजों में ये साबित हुआ कि महाद्वीपीय खंड, तो वैगनर का सिद्धांत मतलब इन्होंने ये कहा कि भूवैज्ञानिक काल में यानी गतिमान थे और पेंजिया विभिन्न महाद्वीपों खंडों के बट गया था और यही प्रक्रिया क्या होती, प्लेटों में निरंतर चलती रही थी। वैगनर ने महासागरों की तली की चट्टानों को क्या बताया है, नवीन बताया है और मध्य महासागरीय कटकों को उपस्थिति की व्याख्या नहीं की है उसने, यानी मध्य जो महासागरीय कटक है उनका व्याख्या नहीं करी है। और प्लेट विवर्तन के द्वारा इसकी व्याख्या संभव है। प्लेट विवर्तन के द्वारा महाद्वीपों के शैलों के निर्माण को आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर प्लेटों का निर्माण हुआ कैसे है। वैगनर ने सिद्धांत दिया कि महासागरों की तली की चट्टानों की नवीनता, मतलब वैगनर ने महाद्वीपों के गतिमान होने के लिए ध्रुवीय बल और ज्वारीय बल को उत्तरदायी बताया। मतलब ध्रुवीय बल और ज्वारीय बल के कारण महाद्वीप क्या होता, अपने स्थान से खिसक गए थे, जबकि ये दोनों बल महाद्वीपों के सरकने में असभ्य हैं बच्चों, असमर्थ है। मतलब ऐसा हो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। प्लेटों की गति का कारण क्या है बच्चों, दुर्बलता मंडल में चलने वाली संवहनीय धाराएं। मतलब दुर्बलता मंडल में क्या होते हैं, गरम गरम हवाएं चलती हैं जो क्या करती हैं, प्लेटों को एक गति प्रदान करती हैं, जिससे प्लेटें क्या होती है, गतिमान होती हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अपसारी और अभिसारी का मतलब क्या होता है ना। तो पहले अपसारी देखो बच्चों, जब 2 प्लेटें, सपोज करो एक प्लेट ये रही एक प्लेट ये रही, यानी जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती है यानी करीब आती है, ठीक है ना, सॉरी ये दूर जाती है। जब 2 प्लेटें क्या होती है एक दूसरे के, जैसे एक प्लेट ये रही, ठीक है, और एक प्लेट ये रही, जब 2 प्लेटें अपनी विपरीत दिशा की ओर जाती है तो क्या होता है, खिसक कर एक नई परपट्टी का निर्माण होता है और इस नई परपट्टी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रसारी स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रसारी स्थान। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, मध्य अटलांटिक कटक। नेक्स्ट आता है अभिसरण। इसमें क्या होता है बच्चों, जब 2 प्लेटें क्या होती है एक दूसरे के समीप आती है, एक दूसरे की क्या आती है बच्चों, पास आती है, और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्या होती है, धंस जाती है, ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे क्या हो जाएगी बच्चों, जैसे कि अगर बात की जाए कि एक प्लेट है ये रही और एक प्लेट ये रही, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे ऊपर आ जाएगी और ये नीचे चली जाएगी, ठीक है, और दूसरी प्लेट नीचे धंस जाती है, जो भूपर पट्टी क्या करती है, नष्ट कर देती है, और इस स्थान को क्या कहते हैं, प्रविष्टन स्थान कहते हैं, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन जोन कहा जाता है। इसका उदाहरण प्रशांत महासागरीय
प्लेट और अमेरिकन प्लेट है। अब बात करते हैं, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि बच्चों महाद्वीपों का विस्थापन तो हुआ है, तो महाद्वीपों के विस्थापन में क्या प्रमाण दिए जाते हैं। पहला क्या है बच्चों, जैसे महाद्वीपों में समानता, जैसे कि मतलब क्या है, यदि आप महाद्वीपों के आकार को ध्यान से देखें तो उसके आमने सामने की जो तटरेखा है उसमें अद्भुत समानता दिखाई देगी, जिससे पता चलता है ये सारे महाद्वीप क्या थे, एक साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। दूसरा, महासागरों की चट्टानों में आयु की समानता, अर्थात अगर देखा जाए, अगर दो महाद्वीपों को ले लिया जाए और उनकी चट्टानों की आयु में समानता देखी जाए, तो जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें कि देखो ब्राज़ील की तट यानी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका की पश्चिमी तट, ठीक है ना, इन दोनों को अगर इन दोनों की चट्टानों को देखें तो उनकी आयु 2 करोड़ साल पहले थी, यानी 2 करोड़ साल पहले ये एक साथ थे। नेक्स्ट आता है टीलाइट। अब टीलाइट का मतलब क्या होता है, ये हिमानी यानी बर्फ़ के इकट्ठा होने से बनता है, और ऐसे निक्षेप हमें 6 स्थल खंडों में पाए गए हैं जो ये बताते हैं कि सारे सारे प्राचीन काल में एक साथ थे। नेक्स्ट आता है बच्चों प्लेसर निक्षेप। अब प्लेसर निक्षेप का मतलब क्या है, सोना युक्त शिराएँ हमें कहाँ पाई गई है, ब्राज़ील में भी पाई गई हैं, और सोना युक्त शिराएँ हमें घाना में भी पाई गई जो मिस्र जो अफ्रीका में है। तो ये दोनों प्रमाणित करते हैं कि उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका दोनों कभी ना कभी एक साथ होंगे। नेक्स्ट है जीवाश्मों का वितरण, यानी कुछ ऐसे जीवाश्मों के जीवों के अवशेष अभी मिले हैं जो वर्तमान में उस स्थान पर उपलब्ध ही नहीं है। तो ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो महाद्वीप थे एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, आखिर मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों, अगर मृदा के बारे में, मृदा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारण किसका, जलवायु का है। ठीक है, यानी क्या होता है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है, हुमस की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा वर्षा हो जाए तो उसमें उपजाऊपन क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा अगर बात की जाए बच्चों, मूल पदार्थ, यानी जिस चट्टानों का अपक्षय हुआ है उसी प्रकार की मिट्टी बनेगी ना बच्चों। जैसे कि अगर काली, या अगर बात की जाए दक्षिण भारत में क्या है, आपको मिट्टी वहाँ काली दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि वो ज्वालामुखी यानी कायांतरित शैलों से बनी हुई है ना। नेक्स्ट आता है उच्चावच। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी की जो परत होती है वो पतली होती है, और मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी की परत क्या होती है बच्चों, मोटी होती है। जैविक क्रिया यानी वनस्पति जो आवरण होते हैं ना, वनस्पति और सूक्ष्म जीव जंतु की उपस्थिति भी क्या करती है, मृदा को अधिक उपजाऊ बनाती है। जितने सड़े गले वनस्पति और मतलब जीव जंतु उपस्थित होंगे वो उतना ही ज़्यादा उपजाऊ होगा। और नेक्स्ट है लंबी कलावधि, यानी जितने लंबे टाइम तक क्या होती है, जितना समय मृदा को बनने में लगेगा वो उतना ही क्या होता है, जितना उपजाऊ होगी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है बच्चों कि आखिर भूमजल अपरदन कारक के रूप में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अनेक स्थल रूप का निर्माण होता है, स्पष्ट कीजिए, या कास्ट में पाई जाने वाली विभिन्न अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। पहला आता है घोलरंध्र। अब घोलरंध्र का मतलब क्या होता है बच्चों, ये कीप के आकार के क्या होते हैं, गर्त या गड्ढे होते हैं। ठीक है ना, ये इस टाइप से गड्ढे होते हैं और वृत्ताकार होते हैं। इनकी गहराई लगभग कितनी होती है बच्चों, 30 मीटर होती है। कितनी होती है, 30 मीटर या उससे ज़्यादा भी होती है। इसे ही क्या कहते हैं, घोलरंध्र कहते हैं। एक होता है विलयरंध्र। अब विलयरंध्र का मतलब क्या है बच्चों, ये कुछ गहराइयों पर क्या होते हैं, घोलरंध्र के निचले भाग का हिस्सा होता है जो चूना, जैसे ये वाला भाग है तो ये भाग क्या होता है, चूना से बना होता है। क्या, चूना युक्त चट्टानें होती हैं, ठीक है ना, जो घुल जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, विलयरंध्र कहते हैं। एक होता है लैपीज। लैपीज का मतलब क्या होता है, जैसे चूना युक्त जो चट्टानें हैं मतलब इस टाइप से होती हैं। अगर बात की जाए, ये रहा, ठीक है बच्चों, यानी धीरे धीरे जैसे चूना युक्त चट्टानें हैं, अधिकतर भाग गर्तों और खाइयों में बदल जाते हैं। अब पूरे जैसे ये, सॉरी ये नहीं है, जैसे कि धीरे धीरे क्या होती है, चूना युक्त चट्टानें जो होती हैं वो गर्त और खाइयों में बदल जाते हैं, और पूरे क्षेत्र में इस तरीके के अनियमित पतले पतले क्या होते हैं बच्चों, नुकीले कटक जमने लग जाते हैं, जिसे लैपीज कहा जाता है। इनका निर्माण चट्टानों के घुलने के कारण होता है। एक होता है डोलाइन। अब डोलाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, डोलाइन क्या होता है, जब विलयरंध्र घुलन से बड़े हो जाते हैं तो इन्हें डोलाइन कहा जाता है। ठीक है, बाकी और इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, युवाल इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों कि वायुमंडल अनेक गैसों से मिलकर बना हुआ है, कथन की पुष्टि करें। देखो, वायुमंडल गैसों की विशेषता को स्पष्ट करें। देखो बच्चों, वायुमंडल की ऊपरी परतों में क्या होता है, गैसों का अनुपात बदलता रहता है, अलग अलग होता रहता है। वायुमंडल में मनुष्य और जीव जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे कौन सी, ऑक्सीजन है। पेड़ पौधों के लिए कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना बच्चों। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, पार्थिवीकरण के द्वारा क्या करती है, सोख लेती है और ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को उत्तरदायी बनाती है। ओजोन गैस आपने सुनी होगी, ये पृथ्वी के 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, और ये फिल्टर का कार्य करता है, यानी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, कौन सा है बच्चों, ये ओजोन गैस।
चलो